हेलो एंड वेलकम मेरे बच्चे लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल ज़ीशान सर फिजिक्स देख रहे हैं और हम लोग जैक के क्लास 11 के क्वेश्चंस के सेट्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग सेट 3 सॉल्व करेंगे और इस सेट को भी हम लोग 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सेट 3 का पहला क्वेश्चन है ना। सेट 3 का पहला क्वेश्चन बोलता है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज 1 न्यूटन। ठीक है, दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है ये कितने का है? ये 1 न्यूटन का है। ठीक है ना, तो F1 का वैल्यू कितना हो गया? 1 न्यूटन। मान लेते हैं कि दोनों अभी जो दूरी पर रखा हुआ है ये दूरी कितनी है? r है। ठीक है, इसके बाद बोलता है कि अगर डिस्टेंस को डबल कर दे, ठीक है, मतलब दोनों के बीच की जो दूरी है इसको हम क्या कर दें? 2r कर दें, तो बताइए फोर्स कितना होगा? हमको पता है बच्चे लोग कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कि F1 by F2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा? F1 का वैल्यू 1 है, F2 निकालना है, R2 का वैल्यू 2 है, 2r, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, R1 का वैल्यू r है तो r का स्क्वायर। ये हो गया 1 by F2 इज इक्वल टू 4r स्क्वायर बाई r स्क्वायर। r स्क्वायर आज कट गया, F2 को इधर भेजेंगे, 4 को इधर ले आएंगे, तो F2 इक्वल टू आ जाएगा 1 by 4 न्यूटन या फिर 0.25 न्यूटन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द वेट ऑफ बॉडी एट पोल? व्हाई द वेट ऑफ बॉडी एट पोल is more than weight at equator। ठीक है, देखिए बोलता है क्वेश्चन नंबर 2, ये है हमारा प्यारा अर्थ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोल। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है ना, बोलता है पोल पे वेट ज्यादा होता है, ऐसा क्यों? तो हम लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पे ज्यादा होता है इक्वेटर के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है मतलब mg पोल ये ज्यादा होगा mg इक्वेटर के कंपैरिजन में, है कि नहीं? मतलब क्या हो गया? वेट एट पोल ये ज्यादा होगा क्या? वेट एट इक्वेटर। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का कारण ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल ये ज्यादा होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर के कंपैरिजन में। ठीक है ना, पोल में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये ज्यादा होता है इक्वेटर के कंपैरिजन में, इसी वजह से पोल पे वेट ज्यादा होता है और इक्वेटर पे वेट कम होता है। ठीक है, इसके बाद व्हाट वी मेजर बाय यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस को यूज करके आप क्या मेजर करते हैं? तो हम लोग वेट मेजर करते हैं, है कि नहीं? तीसरे का आंसर हो जाएगा वेट। स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर वेट। स्प्रिंग balance is used to measure weight। स्प्रिंग बैलेंस वेट मेजर करने के काम में आता है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, ml-1 t-1। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है? ml-1 t-1। इसके बाद विच थर्मोडायनामिक वेरिएबल इज डिफाइंड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए ये है बाबू इंटरनल एनर्जी। क्या है ये? इंटरनल एनर्जी। बोलता है इसमें से कौन सा थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल, मतलब वो वैल्यू जो थर्मोडायनामिक्स का वो वैल्यू जो चेंज होता है, ठीक है, इज डिफाइंड बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो भी हीट देंगे वो क्या करेगा? इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा प्लस वर्क डन भी करेगा। तो वहां पे हमको किसका नॉलेज हुआ? इंटरनल एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी इज थर्मोडायनामिक वेरिएबल। इंटरनल एनर्जी क्या है? थर्मोडायनामिक वेरिएबल है। अगर यही क्वेश्चन हमसे पूछ देता जीरोथ लॉ से, जीरोथ लॉ से आपको किसका नॉलेज मिलता है? तो हम बोलते हैं किसका? टेम्परेचर का नॉलेज मिलता है। किसका नॉलेज मिलता है? टेम्परेचर का। अगर हमसे फर्स्ट लॉ पूछा है तो हम क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी का नॉलेज मिलता है। ठीक है, इसके बाद है इन विच मीडियम साउंड
ट्रैवल फास्टर आयरन, वाटर और एयर। तो देखिए बच्चे, साउंड जो है ये सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैवल करेगा आयरन में, ठीक है। तो सर ऐसा क्यों, आयरन में फास्ट क्यों ट्रैवल करेगा? तो क्या है ना कि आयरन जो है, ठीक है, आयरन के मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, ठीक है ना। नजदीक नजदीक होने की वजह से क्या होगा, उसकी ट्रैवलिंग काफी फास्ट होगी साउंड के, ठीक है, क्योंकि उस मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन से जो होगा तुरंत 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 अपने बगल वाले को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, ठीक है, साउंड वेव को। तो आयरन में सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैवल होता है साउंड वेव, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज द नेचर ऑफ थर्मल चेंज इन एयर व्हेन साउंड वेव प्रोपगेट्स थ्रू इट। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लैपलास करेक्शन, ठीक है। क्या पढ़ाया था? लैपलास करेक्शन। मैंने बताया था कि साउंड वेव जो प्रोपगेट करता है, चलता है, ठीक है ना, तो वहां पे कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन होता है जो कि एडियाबैटिकली होता है, मतलब वहां पे हीट कांस्टेंट होता है, मतलब वो बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। आपको भी पता है कि साउंड जो ट्रैवल करता है ये काफी फास्ट प्रोसेस है कि नहीं है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को लैपलास करेक्शन पढ़ाया था, ठीक है, जब आप लोगों को मैंने 11th में पढ़ाया था साइंस में, ऑसिलेशन में। तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि साउंड वेव जो है, ये वेव एंड ऑसिलेशन का टॉपिक है, ये साउंड वेव जो है ये एडियाबैटिकली फ्लो करता है, ठीक है ना। वहां पे कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन जो होता है वो एडियाबैटिकली होता है, मतलब वहां पे हीट क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि यहाँ पे 7 का जो आंसर होगा ये एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। क्या होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, ठीक है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये सातों का आंसर आप लोगों को मिल गया है। काफी आसान आसान क्वेश्चन है, आप लोग तुरंत तुरंत बना सकेंगे। अब हम लोग आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 8th क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। What is the average value of acceleration due to gravity on the surface of Earth? आपको पता है acceleration due to gravity का एवरेज वैल्यू जो है on the surface of Earth ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन है राइट एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है ना। ये 8 का ए था, इसके बाद बी है। देखिए, मान लीजिए बच्चों कि ये है हमारा प्यारा अर्थ और ये मास ऑफ अर्थ, ठीक है ना, ये है हमारा प्यारा अर्थ और अर्थ का मास एम है और इसका रेडियस कितना है? आर है। मैंने आपको बताया कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ये होता है g इंटू एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलिए या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलिए, दोनों चीज सेम होता है, ठीक है ना। तो g इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, जहां पे क्या है? एम ई क्या है? एम ई इज मास ऑफ अर्थ। एम ई क्या है? मास ऑफ अर्थ। आर ई क्या है बच्चों? रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ। कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये सारे वैल्यू को जब आप पुट करेंगे तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद बोलता है राइट एनी वन फैक्टर ड्यू टू व्हिच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट की वजह से चेंज कर सकता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ की वजह से चेंज कर सकता है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं सी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये मैंने आप लोगों को बताया भी है सेट 2 में, ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस विद हाइट एंड विथ डेप्थ, और ये दोनों डिक्रीज करता है ना, हाइट और डेप्थ के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है बच्चों? ये डिक्रीज करता है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन 8 जो है ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चे लोग, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे? ये सारा आसान आसान क्वेश्चन है। देखिए इसके बाद का क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। इसके बाद का क्वेश्चन बोलता है अ स्ट्रिंग ऑफ मास 2.5 kg। एक स्ट्रिंग है जिसका मास, मतलब एक धागा है जिसका मास कितना है? 2.5 kg है, ठीक है। इज अंडर टेंशन, यहाँ पे टेंशन लग रहा है कितने का? 200 न्यूटन का। कितने का टेंशन लग रहा है? 200 न्यूटन का। द लेंथ ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज 20 मीटर। स्ट्रिंग का जो लेंथ है ये कितना है बच्चों? 20 मीटर है, ठीक है।
बोलता है इफ अ ट्रांसवर्स जर्क इज स्ट्रक एट वन एंड, ठीक है ना। अब देखिए ये मान लीजिए कि ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक डिस्टरबेंस हमने क्रिएट किया है। बोलता है कि ये स्ट्रिंग का लेंथ 20 मीटर है, तो इस डिस्टरबेंस को यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो आप लोगों से टाइम पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। देखिए टाइम क्या होता है बच्चों लोग, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट तो यहां से जब यहां जाएगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, जो लेंथ है उतना ही होगा। तो लेंथ तो हमको पता है, अगर वेलोसिटी पता चल जाए तो हम पक्का टाइम को निकाल लेंगे, ठीक है ना। और वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू, जहां पे म्यू को हम बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। यूनिट लेंथ में कितना मास है उसी को हम क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। तो पहले हम लोग म्यू को निकालते हैं। म्यू इक्वल टू हो जाएगा m बाई एल, n का वैल्यू है 2.5 और l का वैल्यू है 20। तो मास पर यूनिट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मेरे हिसाब से आ जा रहा है 0.125 kg पर मीटर, यही आ जा रहा है। अब हम लोग v का वैल्यू निकालेंगे, v इक्वल टू अंडर रूट t का वैल्यू कितना है बच्चों, ये फॉर्मूला है ना, t का वैल्यू कितना दिया गया है 200 बाई मास पर यूनिट लेंथ कितना दिया गया है 0.125, ठीक है। इसको काट के हटाते हैं, ये हो जाएगा 1000 और डिवाइड कर देंगे तो v इक्वल टू 25 से ये आ जाएगा 1600 अंडर रूट 1600, तो v इक्वल टू हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। v निकल गया तो अब टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व वेलोसिटी लगाएंगे, मतलब 20/40 जो कि 0.5 सेकेंड। मतलब हम जो यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे उसको यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बच्चे लोग, 0.5 सेकेंड लगेगा और उतने देर में वो वहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है ना। कॉपी कर लेंगे इसको आप लोग, याद रहेगा ये कि टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, अंडर रूट ऑफ टेंशन पर यूनिट, टेंशन डिवाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ। और मास पर यूनिट अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो हम लोग वेलोसिटी आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि टेंशन हम लोगों को क्या है दिया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया है, अब 10 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है बाबू, बोलता है अ बॉडी ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। बोलता है एक बॉडी है जिसका मास m है और इसको हम लोग क्या किए हैं, स्प्रिंग से लटका दिए हैं, ठीक है ना। एक बॉडी है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 10 है। इसको हम लोग क्या किए हैं, एक स्प्रिंग से लटका दिए हैं, ठीक है। प्रूव दैट टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व ड्यूरिंग द मोशन, ठीक है ना। मान लीजिए कि इस स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इस बॉडी का मास m है, ठीक है ना। हम किए क्या, इस बॉडी को थोड़ा सा खींचे और खींचने के बाद छोड़ दिए, तो क्या हुआ, ये ऊपर नीचे मूव करेगा, ठीक है। मैक्सिमम दूरी जो ये जाएगा, इस मान लीजिए ये जो मैक्सिमम दूरी जाएगा, ये मैक्सिमम दूरी होगा a, ठीक है। और हम लोग कहीं पे x या y डिस्टेंस पे हम लोग इसके बारे में कुछ स्टडी करते हैं, इसका पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। y डिस्टेंस पे देख लेते हैं, कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग जानते हैं बच्चे लोग, वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी ये होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। कितना है डिस्टेंस, y है ना, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। एंड आप लोग पढ़े होंगे कि ओमेगा स्क्वायर जो है ये k डिवाइडेड बाई m के बराबर होता है, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट पर यूनिट मास, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, k डिवाइडेड बाई m। ये आप लोगों को मैंने प्रूफ करके दिखाया है। देयरफॉर
पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एट डिस्टेंस y, y डिस्टेंस पे देख रहे हैं, ठीक है ना, एट डिस्टेंस y। तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लगा देंगे k बाई m, क्या लगा देंगे k बाई m इंटू वाई स्क्वायर। m और m कट जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा बच्चों, हाफ k इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी कर देते हैं, ठीक है, ऑफ बॉडी, ठीक है ना। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी हम पढ़े हैं बच्चे लोग कि ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बताया ना आप लोगों को क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, k बाई m। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m इंटू k बाई m इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। m और m कट गया, क्या बच गया हमारे पास, हाफ k ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है तो आप बोलेंगे सर ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी दिस इज इक्वल टू हाफ k वाई स्क्वायर प्लस हाफ k इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। इसको ब्रैकेट में खोल दीजिए, आ जाएगा हाफ k वाई स्क्वायर प्लस हाफ k ए स्क्वायर माइनस हाफ k वाई स्क्वायर। ये माइनस और प्लस वाला कट जाएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपके पास कितना आ जाएगा, हाफ k ए स्क्वायर। अब देखिए ये k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, ये हर एक स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट रहता है, और a ये जो एम्पलीट्यूड है मतलब मैक्सिमम दूरी है ये a है, ये भी कांस्टेंट। अब देखिए हम लोग y दूरी पे ही निकाले हैं, है ना, y दूरी पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकाले कि नहीं, y दूरी पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाले, ठीक है ना, पोटेंशियल एंड काइनेटिक। और अगर टोटल निकाले तो ये y से इंडिपेंडेंट हो गया ना, क्या ये y पे डिपेंड कर रहा है, नहीं डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि दूरी या कुछ हम लोग कुछ भी लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इतना बना के ही आना है आप लोगों को, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सारा बहुत आसान है, सेट 3 तो बहुत आसान किया है जब। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे बोलता है कि एंटीसेप्टिक्स हैव लो सरफेस टेंशन वाई। आप देखते हैं हम लोगों को चोट लगता है, जख्म होता है तो एंटीसेप्टिक लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ताकि उससे हमारा जख्म ठीक हो जाए। उसका सरफेस टेंशन बोलता है कम है, क्यों ऐसा, तो देखिए क्या है ना, अगर कम रहेगा ना सरफेस टेंशन तो वो वुंड पे आराम से फैलेगा, है कि नहीं। सरफेस टेंशन ज्यादा रहेगा तो सुखड़ेगा ना, आपको बताया था ना, सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रो प्रॉपर्टी है जिससे वो क्या करता है, अपने सरफेस एरिया को मिनिमम करता है। अब सरफेस एरिया को मिनिमम करेगा तो जहां पे मेरा कट गया वहां पे लगाना थोड़ा सा दिक्कत होगा कि नहीं। लेकिन अगर सरफेस टेंशन ही कम होगा, हम थोड़ा सा लगाएंगे वो अपने आप और फैल जाएगा, तो ज्यादा अच्छा है ना, ठीक है। इसी वजह से एंटीसेप्टिक का क्या होता है, सरफेस टेंशन लो होता है, ठीक है। इसका आंसर लिखेंगे हम लोग 11 का ए का आंसर लिखेंगे, एंटीसेप्टिक हैव लो surface tension, so that it can spread over the wound easily, ठीक है। ये वुंड पे, चोट पे आराम से क्या करें, स्प्रेड कर जाए। इसके बाद है व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सरफेस टेंशन। What will be the effect of increase in temperature on angle of contact and surface tension, ठीक है। इसको ये बी वाला आंसर लिखेंगे। देखिए बच्चों सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हाँ, तो 11 का बच्चों बी
11 का बी क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड सरफेस टेंशन। सबसे पहले तो बच्चों समझिए ये कि एंगल ऑफ कांटेक्ट ये होता क्या है, ठीक है ना। ये मान लेते हैं कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने ये लिक्विड रख दिया है, ठीक है, और यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड एंड कंटेनर पे, और अब ये जो टैंजेंट है और ये वो साइड कंटेनर का जिधर लिक्विड है, इन दोनों के बीच का हम एंगल देख रहे हैं, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब देखिए जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है, कांटेक्ट इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब सरफेस टेंशन इंक्रीज, डिक्रीज ना बाबू, सरफेस टेंशन डिक्रीज, हाँ डिक्रीज ही तो है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखिए जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है, ठीक है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? इंक्रीज करता है। याद रहेगा ये बात। ये था क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसके बाद है बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑन द बेसिस, थर्मोडायनामिक्स उसके आगे है ऑन द बेसिस एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, मतलब Cp माइनस Cv इक्वल टू R आपको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने सेट 1 में भी किया है, सेट 2 में भी था और सेट 3 में भी है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग प्लीज अच्छा से पढ़ करके जाएंगे, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन आप लोग बना सकें। जब तीनों सेट में आया है तो मैक्सिमम चांसेस ये है कि ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट मतलब आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो ये 12 वाला क्वेश्चन हम आपको नहीं बताएंगे, ये पहले ही सेट में बता दिए हैं। आगे बढ़ेंगे और सेट का 13वां क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ देखिए अब क्या है, वाई, क्वेश्चन नंबर 13 है वाई अ गैस इज कूल्ड व्हेन एक्सपैंडेड। तो देखिए क्या होता है, गैस, क्वेश्चन बोल रहा है कि गैस जो है वो ठंडा क्यों हो जाता है जब वो फैलने लगता है, फैल जाता है, ठीक है ना। जब गैस फैलता है तो ठंडा क्यों होता है? तो देखिए अब क्या है, जब गैस फैलेगा ना बाबू तो उसका प्रेशर डिक्रीज करेगा, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज करेगा। क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज करेगा और उसके मॉलिक्यूल्स का मोशन स्लो हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से मॉलिक्यूल्स का मोशन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो 13 का ए लिखेंगे, 13 का ए इसमें लिखेंगे when gas expands pressure of the gas decreases, pressure of the gas decreases, due to which its molecules slows down, its molecules slows down, and hence temperature decreases। मॉलिक्यूल स्लो डाउन होगा तो टेम्परेचर क्या होगा बाबू? उसका डिक्रीज करेगा। मतलब क्या है कि जब गैस एक्सपैंड होगा तो वो ठंडा होगा, ठीक है। इसके बाद एयर प्रेशर इन कार टायर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यूरिंग ड्राइविंग, ठीक है। देखिए हमको पता है, ठीक है ना, क्या पता है कि जब भी गाड़ी चलता है तो टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेस इन टायर ड्यूरिंग ड्राइविंग and volume of air inside the tire remains constant। तो प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। अब बताइए टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम क्या बोलेंगे? प्रेशर भी बढ़ेगा। hence we can
say that pressure increases टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ड्राइविंग के दौरान एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, तो हम बोल सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। इसके बाद है नेम द थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस ड्यूरिंग विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये तो आप लोग जानते ही हैं, सी का आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या है बाबू, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो ये आंसर नंबर 13 हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन 14 देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए सबसे पहले बोलता है क्वेश्चन 14 में कि बताइए इलास्टिसिटी क्या होता है। तो इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेता है जब हम वहां से डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं। अरे रबर को पकड़ के खींचते छोड़ते तो अपना ओरिजिनल शेप ले लेता है ना, तो क्यों, ड्यू टू इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिससे कि वो अपना ओरिजिनल शेप गेन कर ले जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाए, मतलब बाहर से जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो हटाए, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द प्रॉपर्टी of a body due to which it can regain its original shape completely after removal of deforming force, ठीक है। इसके बाद है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या है बाबू, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, मैक्सिमम वैल्यू स्ट्रेस का जो कि बॉडी बर्दाश्त कर सकता है टूटने से पहले, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसको लिखेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस up to which the maximum up to which a body can resist before breaking is known as ultimate tensile strength, ठीक है। मतलब स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू जो कि बॉडी बर्दाश्त कर सकता है टूटने से पहले, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका लास्ट है इलास्टिक लिमिट, ठीक है। देखिए इलास्टिक लिमिट क्या है ना, ये स्ट्रेस का वो मैक्सिमम वैल्यू है जहां तक बॉडी अपना ओरिजिनल शेप गेन कर सकता है। आप लोग को हम ग्राफ पढ़ाए थे स्ट्रेस स्ट्रेंथ का, तो ऐसे बनाए थे पहले सीधा और फिर ये कर्व कर दिए थे। तो ये पॉइंट को हमने बोला था कि ये इलास्टिक लिमिट है, मतलब यहाँ पे भी अगर हम बॉडी को अनलोड करते हैं, मतलब फोर्स हटाते हैं, तो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप क्या करता है, गेन कर लेता है। ये बात बताए थे हम आप लोगों को, है कि नहीं, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें द मैक्सिमम वैल्यू of stress up to which body can regain its original shape completely
after removal of deforming force is known as elastic लिमिट। क्या बोलते हैं बच्चे लोग इसको? इलास्टिक लिमिट। इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। ठीक है ना? तो द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच इट कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप कंप्लीटली आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिसिटी। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्टेंस अप टू व्हिच बॉडी कैन रेजिस्ट और रेजिस्ट या विद स्टैंड लिखिए, ये भी लिख सकते हैं, विद स्टैंड बिफोर ब्रेकिंग, इसको बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्टेंस अप टू व्हिच बॉडी कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप कंप्लीटली आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। तो ये हम लोग का पार्ट 1 हो गया बच्चों कंप्लीट, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 1 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। और हम लोग इसका दूसरा पार्ट जो है, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसको हम लोग कल के इसमें कर लेंगे, कल के लेक्चर में। कल वो आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग इस चीज़ को, सारी चीज़ को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। खुद भी पढ़ें, अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं। मेरे यूट्यूब चैनल जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है। और धीरे धीरे अब हम इसमें 11th-12th के लेक्चर्स भी डालना स्टार्ट करेंगे, तो 11 और 12 का लेक्चर भी याद आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो आप लोग इसको प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। ओके देन, थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।